जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हिंदी स्टडी विद एडी के इस प्लेटफॉर्म पर। तो आप सभी का इस वीडियो के थ्रू बहुत ही ज्यादा बेनिफिट्स होने वाले हैं, क्योंकि प्रकाश जो चैप्टर है वो हर एक ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज, अगर आप कंपटीशन लेवल का तैयारी कर रहे हैं, आप अगर मैट्रिक का तैयारी कर रहे हैं, बोर्ड परीक्षा का, तो आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है इस चैप्टर के थ्रू। ठीक है। और आप सभी का ऑब्जेक्टिव में काफी ज्यादा इस चैप्टर से पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव, तो इस चैप्टर को आप काफी ज्यादा ध्यान देने की योग्य है। ठीक है। और इस चैप्टर से जितने भी ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज बन सकते हैं, उन सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को इस वीडियो में मैं लाया हूं। ठीक है। तो आप सब इस चैनल को में अगर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आता है, आपको अगर समझने में आसानी होता है, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। ठीक है। काहे कि आप सभी के एक मोटिवेशन से हमें काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। ठीक है। तो इसलिए आप लाइक कर दिया कीजिए। ठीक है। तो चलिए वीडियो को बिना देर किए शुरू करते हैं। तो हम लोग का आज का ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज रहने वाला है, वो भी 50 ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज। बहुत ज्यादा हो जा रहे हैं, बट इस चैप्टर से बहुत ज्यादा ही एमसीक्यूज बनते हैं। ठीक है। तो उन सभी ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज को कवर करना है ना, इसीलिए काफी ज्यादा एमसीक्यूज लिए गए। हम लोग का पहला क्वेश्चन है कि दर्पण में बनने वाली छवि कैसी होती है। तो दर्पण में जो छवि बनता है वो हमेशा आभासी और सीधा बनता है। ठीक है। और वास्तविक और उल्टा सर, तो वास्तविक और उल्टा कॉनकेव मिरर में। ठीक है। कॉनकेव मिरर यानी कि अवतल दर्पण में। ठीक है। अवतल दर्पण में हमेशा वास्तविक और उल्टा बनता है, याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि समतल दर्पण में छाया का आकार होता है। तो समतल दर्पण में छाया का आकार हमेशा बराबर होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बड़ा जो बनता है वो बनाता है कौन? अवतल दर्पण। ठीक है। अवतल दर्पण बनाता है। ठीक है, याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग का, और जो अगर छोटा बनाता है तो छोटा कौन बनाता है सर? तो छोटा बनाता है उत्तल दर्पण। और उत्तल दर्पण कहाँ लगा रहता है? तो गाड़ी के साइड मिरर में। ठीक है। गाड़ी के साइड मिरर में जितना भी बड़ा बड़ा जो कार या फिर बस जो होता है, ट्रक होता है, इन सभी को देखने योग्य एकदम छोटा सा बना देता है। ठीक है। छोटा सा मिरर में बना देता है गाड़ी के साइड मिरर में, तो आप याद रख लीजिएगा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, कि समतल दर्पण में छवि की प्रकृति होती है। तो समतल दर्पण में जो छवि की प्रकृति होती है वो हमेशा और हमेशा आभासी होता है और सीधा होता है। ठीक है। आभासी और सीधा होता है, याद रख लीजिएगा, है ना। और वस्तु का बराबर होता है। नेक्स्ट हम लोग का चौथा नंबर है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है वो क्या होता है। तो जब एक परावर्तक पृष्ठ होता है, मान लीजिए ये, और यहाँ से जब कोई प्रकाश आता है तो वो थोड़ा सा इस तरफ मुड़ जाता है। तो थोड़ा सा इधर मुड़ जा रहा है, यानी कि टेढ़ा हो जा रहा है थोड़ा सा। ठीक है, मुड़ जा रहा है, यानी कि वो इधर से आ रहा था प्रकाश और वो थोड़ा सा मुड़ गया, तो ये मुड़ेगा। ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए ये हो जाएगा कि मुड़ रहा है। ठीक है। ये प्रकाश थोड़ा सा मुड़ जा रहा है, विचलित हो जा रहा है पथ से। नेक्स्ट हम लोग का 5 नंबर क्वेश्चन है कि वक्र दर्पण के केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को कहते हैं। तो वक्र दर्पण, कोई वक्र दर्पण है, ठीक है, शीशा है, क्या वक्र है, वक्राकार है। ठीक है। और उसका जो केंद्र और ध्रुव है उसके बीच की दूरी क्या होगा? तो उसका बीच की जो दूरी होगी वो वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। ठीक है, वक्रता त्रिज्या। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, वक्रता त्रिज्या। नेक्स्ट हम लोग का 6 नंबर क्वेश्चन है। 6 नंबर क्वेश्चन है कि उत्तल दर्पण में छवि होती है। जो उत्तल दर्पण में जो छवि होती है वो हमेशा और हमेशा आभासी और सीधा बनाता है। ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, आभासी और सीधा। नेक्स्ट हम लोग का सवाल है, सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7वां है क्वेश्चन कि अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो अवतल दर्पण का जो प्रयोग किया जाता है वो शेविंग मिरर में भी किया जाता है, हजामती दर्पण के रूप में भी किया जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे कुछ नहीं लिखा है, बट लिखा है ऑप्शन नंबर ए कि सिर की बाल की सेविंग के लिए। तो सेविंग के लिए ही मोस्टली इसका किया जाता है उपयोग। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सिर की सेविंग में। ठीक है, मतलब बाल की सेविंग में, बाल की सेविंग में इस प्रकार से हो जाता है, या फिर हजामती दर्पण में, हजामती हजामती दर्पण में भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, अवतल दर्पण का, याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है, 8वां नंबर क्वेश्चन है कि यदि कोण आपतन कोण 0 है तो आपतन अपवर्तन कोण कितना होगा। तो इसका कोई ट्रिक है। ठीक है। यहाँ से मान लेते हैं कोई आपतन कोण, ठीक है, और आपतन कोण, और यहाँ पर कोई परावर्तक पृष्ठ है। जो आपतन कोण है वो परावर्तन कोण के सदैव बराबर होता है, और यहाँ पर क्या है, अपवर्त, यहाँ पर जो आपतित किरण है वो अपवर्तित किरण के बराबर होती है। ठीक है। तो इसीलिए इसका जो 0 है तो ये भी 0 ही डिग्री होगा। ठीक है। इसीलिए ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोनों बराबर होता है, सेम होता है। आपतन कोण, आपतन कोण और अपवर्तन कोण जो होता है उसका मान जो होता है वो सेम होता है, अपवर्तन कोण का मान। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग सवाल की ओर चलेंगे। चलिए, नेक्स्ट सवाल है, सवाल नंबर 9 की प्रकाश का परावर्तन होता है। तो प्रकाश का जो परावर्तन होता है वो होता है जब वह किसी सतह से टकराता है, तब उसका प्रकाश का परावर्तन होता है। ठीक है, मतलब वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में परावर्तित हो जाता है। मान लीजिए एक परावर्तक पृष्ठ है और यहाँ से कोई प्रकाश आ रहा है और वो टकरा रहा है। ठीक है, आपतन कोण ये कहलाएगा, और ये जो कहलाएगा जो टकरा कर वापस जा रही है ये कहलाएगा परावर्तन कोण। ठीक है, परावर्तन कोण। और ये दोनों का जो मान रहेगा वो बिल्कुल सेम रहेगा। ठीक है, यहाँ पास ये ना है, आप अच्छे से लिख लीजिएगा। ठीक है, तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा, परावर्तित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखो क्या है, प्रकाश का परावर्तन कब होता है? जब किसी सतह से वो टकराता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 10 है कि समतल दर्पण में बनने वाली छवि होती है। तो समतल दर्पण में हमेशा और हमेशा छवि सीधी बनती है। ठीक है, याद रख लीजिएगा। उल्टा कब बनता है? तो उल्टा वास्तविक और उल्टा, ये अवतल
दर्पण का ये कंडीशन है, ठीक है। वास्तविक और सीधा बनाता, उल्टा बनाता है, ठीक है। वास्तविक और उल्टा बनाता है। और ये कंडीशन है, ये जो दोनों कंडीशन है, ये कंडीशन है अवतल दर्पण का, ठीक है। अवतल दर्पण, ठीक है, अच्छे से लिख लीजिएगा। अवतल दर्पण का ये कंडीशन है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन है कि किसी उत्तल दर्पण की छवि की प्रकृति होती है। तो उत्तल दर्पण की छवि की प्रकृति जो होती है वो आभासी और सीधा बनाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, आभासी और सीधा। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 कि अवतल दर्पण का उपयोग सूर्य के किरणों एक बिंदु पर लाने के लिए किया जाता है, क्योंकि देखो अवतल दर्पण का उपयोग किसी सूर्य के किरणों को एक बिंदु पर लाने के लिए जो किया जाता है ना, वो किया जाता है समांतर किरणों को फोकस करता है, ठीक है। जब समांतर किरणों को फोकस करता है, मान लीजिए एक प्रिज्म है और जब प्रकाश आता है, सूर्य के प्रकाश यानी कि श्वेत प्रकाश जिसको बोलते हैं, वो एक टकरा कर, ठीक है, वो समांतर किरण की ओर जाएगा, ठीक है, मुड़ जाएगा। तो यही कह रहा है और 7 रंगों में व्यक्त हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका 4 हो जाएगा, यह समांतर किरणों की फोकस करता है, समांतर किरणों की ओर फोकस करता है। नेक्स्ट हम लोग को 13 नंबर सवाल है। 13 नंबर सवाल है कि उत्तल लेंस में बनने वाली छवि की प्रकृति। आपको बता दे एक तो अवतल अवतल दर्पण, ठीक है, अवतल और ये दर्पण हो गया, ठीक है। अवतल दर्पण बराबर होता है उत्तल दर्पण का, उत्तल लेंस का, सॉरी उत्तल लेंस का, ठीक है। उत्तल लेंस अगर आपको दिख गया, अगर अवतल दर्पण, अगर आप अवतल दर्पण का अगर कंडीशन आप जानते हैं कि ये बनाता है सिर्फ और सिर्फ वास्तविक, यहाँ पास मैं लिख देता हूँ वास्तविक और उल्टा बनाता है, ठीक है, उल्टा बनाता है, वास्तविक और उल्टा बनाता है, यहाँ पास उल्टा है ये, ठीक है। अवतल दर्पण कैसा बनाता है, वास्तविक और उल्टा। तो उत्तल दर्पण इसी का बराबर होता है, मतलब जो कंडीशन अवतल दर्पण का होता है वो उत्तल लेंस का कंडीशन होता है, और जो उत्तल दर्पण का कंडीशन होगा वो अवतल लेंस का कंडीशन होता है, ठीक है, याद रख लीजिएगा। तो ये यहाँ पास पूछा है कि अवतल दर्पण पूछा है, तो अवतल लेंस उत्तल लेंस होगा, ठीक है। अवतल दर्पण अगर पूछ लिया तो उत्तल लेंस ये दोनों का कंडीशन क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ पास वास्तविक और उल्टा, कहाँ पास ऑप्शन है, वास्तविक और उल्टा हमेशा ऑप्शन नंबर इसका डी होना चाहिए था। ऑप्शन नंबर डी, मतलब वस्तु जहां पास वस्तु होगा उसके हिसाब से ये चेंज होगा, हमेशा वास्तविक तो हमेशा वास्तविक नहीं होगा, ठीक है। वस्तु अगर कहीं पास अगर अनंत पर होता है तो उसका कंडीशन चेंज हो जाता है, ठीक है। एक ही कंडीशन ऐसा है जहां पास उसका वो सीधा बनाएगा, ठीक है, सीधा बनाएगा और वस्तु से बराबर आकार का बनाएगा, वो एक कंडीशन बस होता है। नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दिया जाएगा, जब आपका फाइनल एग्जाम नजदीक होगा तब पूरा टोटल आपको रिवीजन करवाया जाएगा इस चैनल के माध्यम से। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इस चैनल के माध्यम से पढ़ाया जाएगा, ठीक है, बिल्कुल भी। और नोट्स भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा, इसीलिए आप टेलीग्राम ग्रुप या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में आप ज्वाइन हो जाइए, वहां पास आपको नोट्स दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर की प्रकाश की चाल अधिकतम होती है। जो प्रकाश की चाल होती है वो सबसे ज्यादा किस में होती है, तो प्रकाश की जो चाल होती है वो सबसे ज्यादा निर्वात में होती है। निर्वात यानी कि वैक्यूम, ठीक है, वैक्यूम इंग्लिश वालों के लिए। तो वैक्यूम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है, क्योंकि ये पूरा एकदम खाली होता है, सन्नाटा होता है, ठीक है। और अगर ध्वनि की बात करें, यहाँ बस प्रकाश पूछा है, ठीक है, वो ध्वनि जब आपका चैप्टर जो आएगा उसके हिसाब से उसको बता दिया जाएगा, ठीक है। इसमें प्रकाश पूछा है तो प्रकाश का जो अधिकतम चाल होता है वो सबसे ज्यादा चाल होता है निर्वात में। निर्वात में प्रकाश की चाल अगर पूछा है तो 6 × 10⁻23 याद रख लीजिएगा, ठीक है, निर्वात में प्रकाश की चाल। नेक्स्ट हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट हम लोग का 15 नंबर क्वेश्चन है कि आपतन आपतन कोण अगर 45 डिग्री है तो परावर्तन कोण कितना होगा। तो देखो आपतन कोण मैं आपको बताया था कि यहाँ से आपतन कोण, ये वाला जो कोण है ये आपतन कोण है, और जो यहाँ से परावर्तक जो परिवर्तन मतलब परावर्तित होकर जो लौटेगा वो दोनों का जो मान होता है वो बिल्कुल सेम होता है, ठीक है। आपतन कोण और परावर्तन कोण और आपतित किरण, ठीक है, ये दोनों का मान एकदम बराबर होगा, ठीक है, इक्वल होता है, इक्वलेंट होता है, तो आपको याद रख लेना है, ठीक है। तो इसका भी 45 होगा, अगर आपतन कोण अगर 45 है तो परावर्तन कोण जो लौट के जा रहा है ये दोनों इक्वल होता है, ठीक है। आपको लिख के मैं बता देता हूँ, ठीक है। आपतन कोण, आपतन आपतन कोण इसका मान और परावर्तन कोण ये दोनों क्या होता है, बराबर होता है आपस में। तो इसका मान जितना होगा उतना मान परावर्तन कोण का भी होगा, तो इसका 45 है तो परावर्तन कोण का भी 45 होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग का सवाल है सवाल नंबर 16, एक एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी है 20 सेंटीमीटर और उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगा। तो फोकस निकालने अगर फॉर्मूला अगर जानना है तो एफ जो होता है वो फोकस का शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। एफ से ही हम लोग डिनोट करते हैं फोकस दूरी को, ठीक है। जो आप सब फोकस लिखते हैं तो उसका जो पहले वाला जो अक्षर होता है एफ, इसी से हम लोग डिनोट करते हैं फोकस को, ठीक है। तो फोकस एफ इजिकल टू जो फॉर्मूला होता है और r/2 यानी कि रेडियस को आधा इसका सूत्र होता है, यानी कि त्रिज्या जिसको बोलते हैं हिंदी में, इसको बोलते हैं त्रिज्या, ठीक है। तो 20 का आधा कर दीजिए आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि 10 होगा। पता ही चल रहा है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 10 सेंटीमीटर। चलिए करके ही दिखा देते हैं। तो 20 आप लिखिए, त्रिज्या यहाँ पास दिया हुआ था, फोकस दूरी दिया हुआ है, यानी कि एफ इजिकल टू दिया हुआ है 20 और हम लोग का आर निकालना है।
तो F इजिकल टू R/2 होता है। तो फोकस यहाँ पास 20 दिया है और R/2 करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से और यहाँ से ये दोनों मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 20 × 2 यानी कि R। तो हम लोग का आंसर रॉन्ग था, 40 होना चाहिए था, ठीक है। तो इसी प्रकार से ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा 40। इसीलिए डायरेक्ट प्रोसेस कभी नहीं कीजिएगा, आपको सॉल्व करके आप कीजिएगा रफ में, तो आपका बेहतर रहेगा, ठीक है। तो चलिए उसके बाद नेक्स्ट हम लोग सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है, 1 मिनट, हम लोग का सवाल है 17 नंबर सवाल है कि किसी दर्पण के ध्रुव से फोकस तक की दूरी कहलाती है। तो किसी भी दर्पण के ध्रुव से फोकस तक की जो दूरी कहलाती है वो फोकस दूरी कहलाती है, ठीक है। वो फोकस दूरी ही कहलाती है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, फोकस दूरी, ठीक है। जिसको बोलते हैं एफ का जितना दूरी होगा, ठीक है। जो दर्पण होता है, मान लीजिए कोई एक दर्पण है, ये समतल भी हो सकता है या फिर उत्तल या अवतल भी हो सकता है, ठीक है, कोई भी। ये हो गया उत्तल दर्पण, ठीक है, उत्तल दर्पण, नहीं तो अवतल दर्पण ही बना देते हैं, ठीक है। अवतल दर्पण ये मुख्य अक्ष हो गया, बीच से गुजार दिए, ठीक है। जो यहाँ पास जो भाग होगा वो फोकस कहलाएगा, और ये वक्रता त्रिज्या, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर जिसको बोलते हैं आप इंग्लिश में, ठीक है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर इसका बी ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, फोकस दूरी उसको कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग का 18 नंबर क्वेश्चन है। 18 नंबर क्वेश्चन है, यदि कोई वस्तु उत्तल दर्पण के पास रखी जाए तो उसकी छवि बनेगी। अगर कोई वस्तु को उत्तल दर्पण के सामने अगर रखा जाता है तो वो हमेशा और हमेशा आभासी और छोटा बनाता है, ठीक है, आभासी और छोटा बनाएगा उसका। नेक्स्ट हम लोग का 19 नंबर सवाल है। 19 नंबर सवाल है कि किसी उत्तल लेंस की छवि पर्दे पर प्राप्त नहीं की जा सकती है, ठीक है, जब वो कहाँ, वस्तु फोकस के भीतर होगा, ठीक है। अगर वो वस्तु अगर फोकस के अंदर रहता है तो पर्दे पर हम लोग उतार नहीं सकते हैं, किसको, उत्तल लेंस को, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग 20 नंबर सवाल है कि प्रकाश की किरण जब दुर्बल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह होती है, यानी कि वो विरल माध्यम होगा, यहाँ पर दुर्बल माध्यम नहीं होगा, विरल माध्यम से जब वो सघन माध्यम में जाता है तो वो होगा, तो वो क्या होगा, तो अविलंब की ओर मुड़ जाएगा, ठीक है। तो सघन माध्यम और विरल माध्यम क्या होता है उसके बारे में मैं बताता हूँ। सघन माध्यम मतलब कोई ऐसा माध्यम जो एकदम सघन होता है, ठीक है। और विरल माध्यम, जैसे विरल में क्या आएगा, जो हमेशा बहता रहता है, विरल लग ही रहा है विरल, तो हवा भी बह रहा है, ऐसा हो सकता है, ठीक है। अब ऐसे मतलब एक ट्रिक छोटा सा मैं बताता हूँ, ठीक है। तो ये विरल होगा और ये जब यहाँ से जब प्रकाश आएगा तो आप वो मुड़ जाएगा थोड़ा सा, ठीक है, अविलंब की ओर। और ये जो पार्ट होगा जो नीचे है उसको आप सघन मान सकते हैं, सघन क्षेत्र है, ठीक है। यहाँ पास कुछ भी हो सकता है, पानी भी हो सकता है या फिर कोई सतह भी हो सकता है, इसीलिए। और ये विरल है, ये विरल हमेशा बहता रहता है। और जब वो विरल से जब आपका सघन में जाएगा तो वो क्या होगा, थोड़ा सा मुड़ जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा वो मुड़ जाएगा। मान लीजिए वो ऐसे आ रहा था प्रकाश, ठीक है, सघन से, ठीक है, मतलब विरल से वो आ रहा था, विरल से यानी कि बह बह के आ रहा था, विरल से हवा से टकरा के, ठीक है, विरल माध्यम से। और वो जब सघन में आएगा ना तो सघन में थोड़ा सा मुड़ जाएगा, ठीक है, ऐसे आप याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग का 21 से 30 नंबर तक रहेगा ऑब्जेक्टिव प्रश्न। 21 नंबर सवाल है कि प्रकाश का परावर्तन किन सतहों पर होता है। तो प्रकाश का जो परावर्तन होता है वो चमकदार सतह पर होता है, जो मैं हमेशा बता रहा हूँ, ठीक है। ये कोई चमकदार सतह है तो यहाँ से कोई आपतन कोण आएगा और यहाँ से लौट के चल जाएगा, यानी कि वो टकरा रहा है और परावर्तित हो जा रहा है, इसीलिए परावर्तन कोण के साथ ही होता है, चमकदार सतह के कारण होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग का 22 नंबर सवाल है। 22 नंबर सवाल है, परावर्तन के नियम की खोज किसने की। तो परावर्तन का जो नियम है, जो यहाँ से टकरा के वापस जा रहा है, ठीक है, तो उस नियम का जो खोज किया है तो न्यूटन ने किया है क्या, नहीं, न्यूटन तो बल का नियम, बल का खोज किया, ठीक है। उसके बाद ग्रेविटेशनल का भी खोज यही किया है, गुरुत्वाकर्षण जिसको बोलते हैं। गोलीलियो ने किया है क्या, गैलीलियो ने नहीं किया है, ना ही ह्यूजेंस ने किया है, इनमें से कोई नहीं होगा, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग का 23 नंबर सवाल है। 23 नंबर सवाल है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है, कई पास दिया है परावर्तन में, ठीक है। आपतन कोण जो होता है वो बराबर होता है परावर्तन कोण के, तो यहाँ पास ऑप्शन रहता है बराबर, ठीक है, तो उसको आप मार सकते थे, ठीक है, लेकिन नहीं है यहाँ पास, आप सब देख लीजिएगा। नेक्स्ट 24 नंबर सवाल है कि वास्तविक छवि को हम लोग पर्दे पर हमेशा प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। वास्तविक जो छवि बनाता है यानी कि अवतल दर्पण में जो छवि बनता है उसको हमेशा पर्दे पर उतार सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग का 25 नंबर सवाल है। 25 नंबर सवाल है कि लेंस के बीच का केंद्रीय बिंदु होता है। तो लेंस के बीच का जो केंद्रीय बिंदु होता है उसको हम लोग ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं, ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। नेक्स्ट हम लोग का 26 नंबर सवाल है। 26 नंबर सवाल है, परावर्तक सतह का केंद्र होता है। तो परावर्तक सतह का केंद्र कहलाता है, उसको ध्रुव बोलते हैं क्या, फोकस बोलते हैं, केंद्र बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग का डी नंबर ऑप्शन है कि आपतन बिंदु बोलते हैं। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं, उसका केंद्र बोलते हैं, ठीक है। परावर्तक सतह का जो केंद्र होता है वो यहाँ पास तो लिखा ही है केंद्र, ठीक है, यहाँ पास केंद्र। थोड़ा सा ट्रिकी माध्यम से अगर आप दिमाग लगाएंगे तो क्वेश्चन में ही आपको आंसर दिख जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग का 27 नंबर सवाल है कि लेंस की क्षमता की इकाई क्या है। सॉरी,
लेंस की क्षमता का इकाई क्या है? तो वो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, जितना वीवीआई किया जा सके उतना आप वीवीआई कर लीजिएगा, काहे कि ये वाला सवाल ना काफी ज्यादा बार पूछा है, ठीक है। तो इसका जो लेंस का जो सूत्र होता है, लेंस का जो क्षमता का ऐसा ही मात्रक होता है, उसको बोलते हैं डायोप्टर, ठीक है, याद रख लीजिएगा डायोप्टर। उसको डी से हम लोग डिनोट करते हैं, ठीक है, डायोप्टर। लेंस का एसआई यूनिट होता है डायोप्टर। नेक्स्ट हम लोग का 28 नंबर सवाल है कि प्रकाश का सीधा रेखा में संचरण सिद्धांत है। प्रकाश का सीधा रेखा में संचारण का जो सिद्धांत होता है उसको हम लोग छाया बनने का कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, छाया बनने का सिद्धांत जो होता है वो प्रकाश का सीधा रेखा का होता है। नेक्स्ट हम लोग का 29 सवाल है कि उत्तल लेंस को अन्य नाम से जाना जाता है। तो उत्तल लेंस को हम लोग जानते हैं आभासी लेंस, ठीक है। अभिसारी लेंस के नाम से भी जानते हैं उत्तल लेंस को, ठीक है। उत्तल लेंस को हम लोग अभिसारी लेंस के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट हम लोग का 30 नंबर क्वेश्चन है, 30 नंबर की प्रकाश जब कांच से जब जल में जाता है तो अपवर्तन कोण क्या होगा? तो अपवर्तन जो कोण होगा वो बढ़ जाएगा, ठीक है। अपवर्तन कोण क्या होगा? बढ़ जाएगा। नेक्स्ट हम लोग का 31 नंबर सवाल है 31 नंबर सवाल है कि अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं। तो अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं तो पृथ्वी के वायुमंडल में होता है कि अंतरिक्ष में होता है कि बादल के कारण होता है कि दिन में होता है? तो जो अपवर्तन होता है, अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं क्योंकि ये होता है पृथ्वी के वायुमंडल में ही होते हैं। नेक्स्ट हम लोग का सवाल है बी नंबर। नेक्स्ट हम लोग का सवाल है 32 नंबर की उत्तल दर्पण में छवि हमेशा कैसा बनता है? उत्तल दर्पण में जो छवि बनता है वो हमेशा और हमेशा सीधा बनता है, ठीक है। सीधा बनता है यानी कि इरेक्ट बनता है। नेक्स्ट हम लोग का बी नंबर सवाल हो जाएगा, बी नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग का 33 नंबर सवाल है कि अवतल दर्पण में वास्तविक छवि प्राप्त करने के लिए वस्तु रखनी चाहिए, ठीक है। अवतल दर्पण में अगर हम लोग कोई छवि प्राप्त करना है तो वस्तु को केंद्र पर रखना चाहिए, ठीक है। केंद्र से परे पर रखना चाहिए, यानी कि केंद्र से आगे रखना चाहिए थोड़ा सा। नेक्स्ट हम लोग का सवाल हो जाएगा 34 नंबर कि दर्पण सूत्र क्या होता है? तो दर्पण सूत्र यहाँ पास ऑप्शंस गायब हैं, बट आपको मैं बता देता हूँ दर्पण का सूत्र। दर्पण सूत्र होता है 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। अगर लेंस का सूत्र होगा तो वही आप माइनस यहाँ पास कर दीजिएगा और लेंस का सूत्र हो जाएगा। तो चलिए मैं लेंस का भी आपको सूत्र बता देता हूँ। यहाँ पास मैं लिख देता हूँ लेंस और उसके बाद आपको सूत्र बता देता हूँ। 1/v एंड माइनस 1/u एंड माइनस 1/f, ये होता है लेंस का सूत्र। और दर्पण का यहाँ पास बीच में प्लस और माइनस का ही यहाँ पास चलता है। नेक्स्ट हम लोग का 35 नंबर सवाल है। 35 नंबर सवाल है कि अगर वस्तु अवतल दर्पण के फोकस पर हो तो छवि होता है, ठीक है। अगर कोई वस्तु है जो कि अवतल दर्पण के फोकस पर हो तो उसका छवि हमेशा अनंत पर बनती है, ठीक है। अनंत पर बनेगी उसका छवि, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग का सवाल है सवाल नंबर 36 कि प्रकाश का कोणीय विचलन किस कारण से होता है? तो प्रकाश का जो कोणीय जो विचलन होता है वो अपवर्तन के कारण होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, अपवर्तन के कारण। नेक्स्ट हम लोग का 37 नंबर सवाल है कि परावर्तन और अपवर्तन में समानता क्या है? तो परावर्तन और अपवर्तन में यही समानता है कि वो दोनों क्या होता है? इक्वल होता है, आपको बताया गया है। देखिए ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा? देखिए ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोनों में कोण बनता है, ठीक है। दोनों में क्या बनता है? दोनों में समानता होता है, दोनों में ही कोण बनता है। आपतन क्या है? कोण है एक, और परावर्तन क्या है? ये भी एक कोण है। तो दोनों का जो लास्ट में लगा रहता है कोण कोण जो उच्चारण हो रहा है, तो यही तो मेनली इसका दोनों का इक्वलिटी है, ठीक है। यही तो दोनों का समानता है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग का 38 नंबर यानी कि 48 नंबर सवाल है कि वक्रता त्रिज्या को प्रतीक में लिखा जाता है। यानी कि वक्रता त्रिज्या को कैसे लिखते हैं? तो कैपिटल आर से, ठीक है। अगर छोटा वाला त्रिज्या लिखते हैं तो छोटा वाला आर भी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, कैपिटल आर, ठीक है, वक्रता त्रिज्या। और एफ से दिखाते हैं हम लोग, ठीक ठीक है। सॉरी, जो एफ होता है वो हम लोग को कोई भी अगर फोकस दूरी निकालना है तो उसको एफ से दर्शाते हैं, ठीक है। आर जो होता है उसको रेडियस होता है, रेडियस होता है यानी कि त्रिज्या होता है, त्रिज्या। नेक्स्ट हम लोग का सवाल है 39 नंबर की प्रकाश की गति का मान निर्वात में क्या होता है? तो निर्वात में प्रकाश की जो गति होता है वो मीटर पर सेकंड होता है, मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पर चारों ऑप्शन गलती से मिस्टेक है, तो मीटर पर सेकंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रकाश की गति का मान हो जाएगा मीटर पर सेकंड, बट इसका सेकंड होगा करेक्ट आंसर, क्योंकि जो प्रकाश होता है ना वो सेकंडों में आ जाता है, ठीक है। इसका सेकंड हो सकता है आंसर, आप देख लीजिएगा, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो सकता है ऑप्शंस एंड क्वेश्चंस। 40 नंबर सवाल है कि अपवर्तन के लिए आवश्यक है। तो अपवर्तन के लिए क्या आवश्यक है? तो दोनों भिन्न भिन्न माध्यम में होना चाहिए, तभी वो अपवर्तन का कार्य संपन्न होगा, ठीक है। अपवर्तन का कार्य तभी संभव हो पाएगा, ठीक है। अपवाह ये वाला, ठीक है, थोड़ा सा देख लीजिएगा। तो वो अपवर्तन का जो कार्य होगा वो भिन्न भिन्न सतह होना चाहिए, ठीक है। भिन्न भिन्न कोण होना चाहिए, अलग अलग। तो 41 नंबर का नेक्स्ट सवाल है कि अवतल दर्पण में बनने वाली छवि कभी होती है?
तो अवतल दर्पण में जो छवि बनता है वो हमेशा और हमेशा आभासी और सीधा बनता है, ठीक है, आभासी और सीधा। आभासी और सीधा ये वाला तो कंडीशन उत्तल दर्पण का, सॉरी, अवतल दर्पण में हमेशा और हमेशा वास्तविक और उल्टा बनाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका बी होगा, हमेशा वास्तविक और उल्टा। यहाँ पास ऑप्शंस नहीं दिए हैं बट इस प्रकार से होगा वास्तविक। उस कंडीशन में ऑप्शंस मिसप्रिंट हो सकते हैं थोड़ा सा, ठीक है, मैं आपको बता दूंगा फिर भी। वास्तविक और उल्टा, उल्टा, वास्तविक और उल्टा याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग का सवाल है 42 नंबर। 42 नंबर सवाल है कि अपवर्तन, अपवर्तन में प्रकाश की दिशा क्यों बदलती है। तो अपवर्तन का जो अपवर्तन की दिशा काहे बदलती है, ऐसा क्वेश्चन में पूछा है। तो इसका आंसर हो जाएगा माध्यम बदलने से। जो माध्यम हो जाता है ना, इसीलिए तो अपवर्तन की घटना घटित होती है, क्योंकि जब अगर माध्यम ही उसका नहीं होगा चेंज, तो वो अपवर्तन की जो घटना होगी वो काहे चेंज होगा। देखो अपवर्तन क्यों होता है, क्योंकि देखो कोई एक सतह है, तो यहाँ से उसका माध्यम क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। वो यहाँ से सीधा जा रहा था, तो कोई एक माध्यम टकरा रहा है ना, जिससे उसका माध्यम क्या हो रहा है, उसका जो दिशा हो जा रहा है वो चेंज हो जा रहा है, तभी तो अपवर्तन की घटना घटित हो रहा है। तो यही कारण पूछा है, ठीक है। तो माध्यम बदलने से ऑप्शन नंबर इसका बी हो, वो सही माध्यम से नहीं, वो प्रवेश नहीं कर पाया। 43 नंबर सवाल है कि उत्तल दर्पण में छवि होता है। तो उत्तल दर्पण में हमेशा जो छवि बनता है ना, वो हमेशा और हमेशा छोटा बनता है। उत्तल दर्पण में हमेशा और हमेशा छोटा बनेगा, प्रतिबिंब छोटा बनाएगा, ठीक है। और अवतल दर्पण में क्या बनाएगा, देखो छोटा बनाएगा उत्तल दर्पण में, और सीधा भी बनाता है, सीधा भी बनाता है, याद रख लीजिएगा। और अवतल दर्पण में हमेशा और हमेशा वास्तविक बनाएगा, वास्तविक, वास्तविक बनाएगा और उल्टा बनाएगा, ठीक है, वास्तविक बनाएगा और उल्टा बनाएगा, याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग का सवाल है, सवाल नंबर 44 नंबर सवाल है कि किसी लेंस की शक्ति को दर्शाया जाता है। जो लेंस की जो शक्ति होती है उसको दर्शाया जाता है पी से, ठीक है, पी से दर्शाया जाता है, पावर, पावर से दर्शाया जाता है लेंस को, ठीक है। उसको पावर से, इंग्लिश का जो पावर होता है उसको बोलते हैं पी, का जो फर्स्ट लेटर होता है उसी से दर्शाया जाता है पावर, पी। और पी का जो फॉर्मूला होता है, लेंस का जो सूत्र होता है उसको भी याद रख लीजिएगा, मैं आपको बता देता हूँ। लेंस का सूत्र, लेंस का जो सूत्र होता है पी इज इक्वल टू होता है 1/में फोकस, ठीक है, 1/में फोकस, फोकस का ही देखो 1/में फोकस कर देना तभी पावर निकल जाएगा, यानी कि लेंस का जो सूत्र निकल जाएगा वो पी इज इक्वल टू 1/f है, ठीक है। मान अब बैठा देंगे तो आंसर निकल जाएगा। इस प्रकार से न्यूमेरिकल भी सवाल पूछे बन जाएंगे। 40 नंबर, नेक्स्ट 45 नंबर सवाल है कि अगर अगर वस्तु की दूरी अनंत पर हो तो अवतल दर्पण की छवि बनेगी। अगर वस्तु की दूरी अगर अनंत पर होता है तो वो बनेगा फोकस पर, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, फोकस पर बनेगा, ठीक है, फोकस पर बनेगा। अगर वस्तु अगर अनंत पर होगा तो वो अवतल दर्पण में अनंत फोकस पर बनेगा, ठीक है, एफ पर बनाएगा, याद रख लीजिएगा, एक मिनट, एफ पर बनेगा, फोकस पर। नेक्स्ट हम लोग का सवाल है, सवाल नंबर 46 नंबर सवाल है कि उत्तल लेंस में बनने वाली छवि हमेशा कैसी होती है। तो उत्तल लेंस में जो छवि बनाती है, मतलब उत्तल लेंस में जो छवि बनता है, यानी कि इमेज जो बनता है, इमेज जो बनता है वो हमेशा और हमेशा आभासी होता है, ठीक है। उत्तल लेंस में आभासी होता है, बनता है। नेक्स्ट हम लोग का सवाल है 47 नंबर कि परावर्तन में कोण किसके सापेक्ष मापा जाता है। तो परावर्तन में जो सतह के सापेक्ष होता है या फिर किरण के सापेक्ष होता है, अभिलंब के सापेक्ष, आपका सतह के सापेक्ष ही होता है। जो परावर्तन होता है वो कि कोई एक सतह होता है, ठीक है, कोई एक सतह होता है, उसी के हिसाब से उसका परावर्तन होता है, ठीक है, कोण में परावर्तन होता है। मान लेते हैं ये आपतन कोण है, तो ये सतह से टकरा के वो परावर्तित हो जाएगा, ठीक है। ये सतह के सापेक्ष ये चेंज होगा, इसका कोण चेंज होता है, एक मिनट, अभिलंब के सापेक्ष नहीं होगा। इसमें बहुत सारा आंसर भी गलत है बट आपको देख लेना है। 40 नंबर सवाल है कि दर्पण और लेंस में अंतर क्या होगा। तो दर्पण और लेंस में जो अंतर होता है, मुख्य अंतर होता है ऑप्शन नंबर बी, परावर्तन व अपवर्तन में। जो दर्पण में और लेंस में जो अंतर होता है वो परावर्तन और अपवर्तन में ही उसका अपवर्तन में ही उसका चेंज होता है, ठीक है, यही उसका मेन कंडीशंस होता है। नेक्स्ट हम लोग का 49 नंबर सवाल है। 49 नंबर सवाल है कि प्रकाश की रेखा में गति की पुष्टि होती है। तो प्रकाश की जो रेखा होती है उसकी गति की जो पुष्टि होती है वो छाया में होती है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, छाया में उसका, है ना, छाया में उसका गति का पुष्टि होता है। नेक्स्ट हम लोग का 50 नंबर सवाल है, 50 नंबर जो कि हम लोग का आखिरी सवाल है, जल में तैरती छड़ी टेढ़ी क्यों दिखाई देता है। तो जो जल होता है उसमें उसमें टेढ़ी क्यों दिखाई देता है, मतलब देखो ऐसा मान सकते हैं जो हम लोग का वायुमंडल में हम लोगों को आकाश नीला क्यों दिखाई देता है। तो ये कंडीशन और ये कंडीशन, ये दोनों कंडीशन एकदम बिल्कुल सेम होता है कंडीशन, क्योंकि देखो कोई मान लेते हैं कोई एक बाल्टी होता है जिसमें अगर हम लोग अगर पेंसिल डालेंगे तो थोड़ा सा टेढ़ा दिखाई देगा, ठीक है, टेढ़ा दिखाई देगा पेंसिल, ठीक है। तो ये मेनली इसका जो कारण होता है वो अपवर्तन के कारण होता है, ठीक है, अपवर्तन के कारण, ये नियम ही होता है अपवर्तन का। तो आज का सवाल का लास्ट यही वाला आंसर था। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। अगर आपको कोई अगर कोई आंसर आपको मतलब ये अगर समझ में आया होगा, अगर नहीं भी समझ में आता है तो आप कमेंट में जरूर बताइए, मैं आपको पूरा अच्छे तरीके से और भी अच्छे तरीके से समझाने का पूरा कोशिश करूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।